चलो भाई रस के बारे में पढ़ते हैं अब। रस का आधार है जल और पृथ्वी, और रस का विशेष ज्ञान होता है अग्नि वायु आकाश से। रस का विशेष ज्ञान अग्नि वायु आकाश से। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में जल को अव्यक्त रस माना है, जल को अव्यक्त रस माना है और विष को भी अव्यक्त रस माना है। आयुर्वेद में जल को अव्यक्त रस माना है। रस के भेद कितने हैं? 6। रस के भेद 6। स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मगर अष्टांग हृदय ने लवण को पटु बोला है और कटु को उष्ण बोला है। अष्टांग हृदय ने अलग ही धुन में थे ये। रसों का कार्य क्या है? रसों का कार्य जल्दी जल्दी देखते हैं। रस हमारे कितने हैं? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण, लवण कटु हो गया, लवण कटु तिक्त और कषाय। इस तरीके से आप लिख लेंगे। MALN की मधुर अम्ल लवण। माल क्या है? कफ को बढ़ाता है, वात को कम करता है। कफ प्रकोपक, वात शामक। कफ प्रकोपक, वात शामक। ठीक है। माल क्या है? कफ प्रकोपक, वात शामक। KTKS क्या है? वात प्रकोपक। कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय, वात प्रकोपक। काल क्या है? माल और काल क्या है? माल करता है कफ को बढ़ाता है, काल क्या है? पित्त को बढ़ाता है। ये इधर। और KSMT पित्त को कम करता है। KSMT पित्त को कम करता है। KSKT कफ को कम करता है। ये मैंने कम क्यों नहीं किया? कफ को कम करता है। लो अब कम कर दिया, बड़ा ही गंदा किया है। KSKT कफ को कम करता है। तो माल क्या करता है? कफ को बढ़ाता है, वात को कम करता है। कफ प्रकोपक, वात शामक। काल क्या कर रहा है? पित्त प्रकोपक है। और KTKS क्या है? वात प्रकोपक है। KSMT पित्त शामक है। KSKT कफ शामक है। ये इसी तरीके से ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कफ को कौन बढ़ाएगा? मधुर, फिर अम्ल, फिर लवण। ऐसे ज्यादा वात को कौन बढ़ाएगा? कटु, फिर तिक्त, फिर सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? कषाय। कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा बढ़ाएगा कटु, फिर तिक्त, फिर कषाय। पित्त को बढ़ाएगा कौन? कटु अम्ल लवण। सबसे पहले कौन बढ़ाएगा? कटु अम्ल लवण। और पित्त को कौन कम करेगा? कषाय मधुर तिक्त, कषाय मधुर तिक्त। कफ को कौन कम करेगा? कषाय कटु तिक्त, कषाय कटु तिक्त। इसी तरीके से याद करना है। आगे बढ़ते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इसके अंदर महाभूत कौन कौन से? मधुर के अंदर है जल और पृथ्वी, JP। अम्ल के अंदर है पृथ्वी और अग्नि, AP। लवण के अंदर है जल और अग्नि, अग्नि का AG हो गया। ठीक है। वायु का हो गया V, अग्नि का हो गया AG। ठीक है। तिक्त हो गया वायु और आकाश, आकाश का A। पृथ्वी VP। तो कैसे याद कर लेंगे? ऊपर से नीचे लिख लेंगे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। यहाँ पे JP AP। ठीक। फिर JG, JP AP JAG, फिर V। यहाँ पर 2 AG, फिर AP। इस तरीके से ऐसे याद कर लेंगे। मतलब 3-4 बार आपको लिखना होगा, फिर आपको याद हो जाएगा कि ऊपर से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, JP AP, फिर JAG, फिर तीनों में V, ऊपर से नीचे, फिर AG AP। ऐसे इस तरीके से आप याद कर लेंगे। थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, पर कोशिश कीजिए, सब आराम से याद हो जाएगा। जो चीज़ें ऑड होती हैं वही सबसे पहले याद होती हैं, क्योंकि उसी पे ध्यान जाता है कि ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। भाव भेद से द्रव्य 3 टाइप के होते हैं। दोषों को शांत करने वाले, कुछ द्रव्य धातु को दूषित करने वाले, और स्वस्वृत में हितकारी। उसका श्लोक ये है। किंचित दोष प्रशमनम, पहला। किंचित धातु प्रदूषणम, धातु को प्रदूषित करने वाले। और स्वस्वृतो मतम, यानी कि स्वस्वृत के हित के लिए होते हैं वो। ये हो गए प्रभाव से। उत्पत्ति के हिसाब से अगर देखें तो 3 टाइप के द्रव्य फिर से आते हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम द्रव्य के 19 ग्राही अंग होते हैं, औद्भिद के 18 ग्राही अंग होते हैं। पढ़ेंगे अभी इसको आगे। जांगम के बारे में देखते हैं। जांगम में क्या क्या है? जैसे कि मधु, गोरस यानी कि दूध, दही, घी, जो भी हमें गाय, भैंस इत्यादि से प्राप्त होता है वो।
पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मूत्र, और लास्ट में देखो इसमें गोरोचन लिखा है, गोरोचन को अंडरलाइन कर लेना, ये भी एक जंगम द्रव्य है। पार्थिव द्रव्यों में जैसे कि जो भी हमें हमारे मेटल्स हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं वो सभी, मणि, मनाशिला, मनाशिलालय, जहाँ ऐसा लिखा होगा ना मनाशिलालय, इसका मतलब मनाशिला और हड़ताल साथ में है। आल विराल भी कहते हैं हड़ताल को, हड़ताल का फॉर्मूला है AS2S3 और मनाशिला AS2S2। ये मणि भी हमारे पार्थिव द्रव्यों में ही आएंगे। नमक, अंजन, ये सभी पार्थिव द्रव्यों में ही आएंगे। फिर बात करते हैं औद्भिद द्रव्यों की। औद्भिद द्रव्य के 18 ग्राही अंग होते हैं। औद्भिद द्रव्यों को 4 फिर से क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषधि। वनस्पति क्या होता है? फलैर वनस्पति, जिसपे सिर्फ फल आते हैं, फूल नहीं आते, केवल फल दृष्टिगोचर होते हों वो वनस्पति है। केवल फल दृष्टिगोचर होते हो वो वनस्पति है। जिसपे फल और फूल दोनों आते हो वानस्पत्य है। अब वानस्पत्य है नाम कितना सुंदर सा है, तो इस पे फूल भी आते होंगे, सुंदर सा लगता होगा। तो वनस्पति सिर्फ फल आते हैं, वानस्पत्य फल और फूल दोनों आते हैं। फिर आता है औषधि। औषधि वो होता है जो एनुअल प्लांट्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स वो क्या होता है कि एक ही बार उसमें फल लगता है, फल जब लग जाता है उसके बाद फिर वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसे कि धान, जैसे कि गेहूं। जिनका फल पक जाने पर अंत हो जाए उन्हें औषधि कहते हैं। और विरुद्ध क्या होते हैं? क्लाइंबर्स, जो हमारी बेल होती है, जो लता के स्वरूप में फैले हुए, विरुद्ध कहते हैं उनको। सुश्रुत ने क्या कहा है? अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्य, जो वनस्पति है वो अपुष्पा होते हैं। या उन्होंने भी यही कहा है कि जो वनस्पति है उस पर पुष्प नहीं आते, सीधे फल आते हैं। और वानस्पत्य क्या होता है? वानस्पत्य जिसपे फूल और फल दोनों आते हैं। आचार्य सुश्रुत ने वानस्पत्य को ही वृक्ष बोला है। जिनमें फूल और फल दोनों स्पष्ट होते हैं वे वानस्पत्य या वृक्ष है। पुष्प फलवंतो वृक्षः। ठीक। विरुद्ध क्या है? जिसमें गुल्म और लताएं होती हूँ उसे विरुद्ध कहते हैं, जैसे गुडूची। और औषधि का हमने जाने लिया कि जो एक बार फल उस पर पक जाए उसके बाद वो फल देने के बाद नष्ट हो जाते हैं। और भी द्रव्य के ग्राह्य अंग 18 हैं। अब करते हैं मूलिनी और फलिनी की बात। मूलिनी द्रव्य 16 होते हैं, मूलिनी द्रव्य होते हैं 16 मूलिनी द्रव्य, इसलिए 100 मुंह ऐसे करके याद कर लेंगे। फलिनी द्रव्य 19 होते हैं, 19 फलिनी, उन फन, इस तरीके से इनको याद कर लेंगे इस ट्रिक से। जो 16 मूलिनी द्रव्य होते हैं उनको हम 11, 3, 2 ऐसे डिवाइड कर देंगे। 2 द्रव्य जो होते हैं, 2 औषधियाँ, वो वमन के लिए यूज होती हैं, 3 होती हैं शिरोविरेचन के लिए और बाकी बची हुई 11 होती हैं विरेचन के लिए। वो श्लोक नंबर 80 में हम देखते हैं। क्षणपुष्पी और बिंबी ये वमन के लिए, क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती ये वमन के लिए यूज होती हैं। दैट्स व्हाई शबी है ये वमन के लिए यूज होती हैं। शबी है इस तरीके से याद कर लेंगे, शबी है वमन। श्वेता ज्योति होती है शिवी यानी कि शिरोविरेचन। श्वेता और ज्योतिष्मती शिरोविरेचन के लिए यूज होती हैं। बाकी 11 बची हुई विरेचन के लिए यूज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 फलिनी द्रव्यों की बात करें तो उनको भी ऐसे डिवाइड कर देंगे 10, 8 और 1 में। एक द्रव्य जो एक औषधि है वो करती है शिरोविरेचन, 8 करती है आस्थापन बस्ती और बाकी 10 करती है विरेचन। कौन कौन सी क्या करती है? मदन जी इस धाकड़ को वक्र करो, ये 6 है, इनको षड्वामक द्रव्य भी कहते हैं। मदन जी इस धाकड़ को वक्र करो। मदन से है मदन फल, जी से है जीमूतक, ई से है इक्ष्वाकु, धा से है धामार्गव, को से है कुटज, क्र से है प्रतवेधन। ये 6 द्रव्य हो गए, प्लस त्रपुष और हस्तिपर्णी। ये सब किस लिए यूज होती है? आस्थापन वस्ती के लिए। हालांकि ये वामक द्रव्य है पर इनके साथ त्रपुष यानी कि खीरा और हस्तिपर्णी ये यूज होती है आस्थापन वस्ती के लिए। ये जो हमने 8 यहाँ पे पढ़ा था ये 8 द्रव्य हो गए। एक होता है यूज शिरोविरेचन के लिए, वो है अपामार्ग। अपामार्ग का प्रयोग शिरोविरेचन, वो सिर्फ एक ही है। और बाकी 10 यूज होते हैं विरेचन के लिए। 10 जो औषधि हैं शेष उनका प्रयोग विरेचन कर्म में किया जाता है। ठीक। यहाँ पर देखेंगे ऊपर श्लोक नंबर 81, 82, 83, 84 में कि मधुइष्टि को इन्होंने क्लीतक बोला है। क्लीतक
मधुष्टि को इन्होंने क्लीतक बोला है। और इसके दो टाइप बताए हैं, आनूप और स्थलज। आनूप और स्थलज, स्थलज क्लीतक और आनूप क्लीतक। ठीक, 9 और ये 10। उसके बाद करंज को इन्होंने प्रकीर्य उदकीर्य दो नामों से इन्होंने डिनोट किया है, प्रकीर्य और उदकीर्य, प्रकीर्य और उदकीर्य। प्रत्येक पुष्पी होती है अपामार्ग, प्रत्येक पुष्पी अपामार्ग है और प्रत्येक श्रेणी दंती है। प्रत्येक पुष्पी अपामार्ग और प्रत्येक श्रेणी दंती। आगे बढ़ते हैं। चतुर्विध स्नेह की बात करें तो जब 4 स्नेह घृत, तिल, वसा, मज्जा इन सबको मिला देंगे तो इसे महास्नेह कहते हैं। स्नेह का क्या यूज है? पान, अभ्यंग, बस्ती, नस्य के लिए यूज होता है। और इसके लिए क्या कहा गया है? स्नेहना जीवना बल्य वर्ण उपचय वर्धना। ये स्नेहन करता है, जीवन देता है, बल्य है ये, वर्ण को अच्छा करता है ये, और क्या है? उपचय करता है, शरीर को बढ़ाता है ये। तो ये श्लोक को आप याद कर लेंगे कि इसके लिए कहा गया है, ये स्नेह के लिए रेफरेंस है ये। और वात पित्त कफापहा किसके लिए कहा गया है? फॉर स्नेह। वात पित्त कफापहा, वात पित्त कफ तीनों को शांत करता है कौन? स्नेह। आगे बढ़ते हैं लवण के बारे में। लवण 5 हैं, कौन कौन सा? सौवर्चल, सैंधव, विड, सामुद्र और रोचक। 100 से 20 आरो 5 तरह के लवण हो गए। नमक, सौवर्चल, सैंधव, वी से विड, सा से सामुद्र और रो से रोचक। आगे बढ़ते हैं। नमक के गुण क्या है? सबसे पहले आता है स्निग्ध। नमक के गुण क्या है? स्निग्ध। और बाकी ये श्लोक है, इसको याद करना है किसके लिए कहा गया है? ये नमक के लिए, तो रेफरेंस में याद करना है। स्निग्धे उष्णानि तीक्ष्णानि दीपत्यमानि च। स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, अग्नि को दीपन करता है और अग्नि दीपन के लिए भी श्रेष्ठ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिरस्य विरेचन, शिरो विरेचन के लिए भी लवण का यूज होता है और शस्त्र कर्म में भी लवण का यूज होता है। श्लोक नंबर 94 95 पे आएंगे। मूत्र कितने हैं? 8 अष्टमूत्र हैं, संख्या 8 है। और कौन किस किस के? अविमूत्र, अजामूत्र, अवि यानी कि भेड़, अजा यानी कि बकरी, अवि, अजा, गोमूत्र, माहेश, हस्ती, उष्ट, हाय, खर। यहाँ पर विमर्श में आइए, अवि, अजा, गोमूत्र, माहेश इनका स्त्री जाति का लेना है और इनका मेल का लेना है। स्त्री जाति का जो मूत्र होता है, वो होता है लघु, और जो मेल होते हैं उनका मूत्र होता है गुरु। ये सामान्यतः मूत्र के गुण क्या होते हैं? मूत्र होता है उष्ण, कटु रस का होता है, लवण अनुरस होता है उसमें, कटु और लवण। और इसके क्या क्या गुण हैं? दीपनीय, विषग्नम च कृमिघ्न च उपदेश्यते। दीपनीय होता है, ये विषग्न होता है, कृमिघ्न होता है। पांडु रोग में इसको देते हैं, काफी अच्छा काम करता है। पांडु रोग के पीड़ित रोगों के लिए विशेष कल्याणकारी कहा गया है। ये इसमें देखिए हिंदी में, पांडु रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष कल्याणकारी कहा गया है। ये जो लाइन है किसके लिए कही गई है? रेफरेंस के लिए याद रखना कि मूत्र के लिए कही गई है। कैसे याद रखोगे? या तो ये बहुत अच्छे से याद कर लो श्लोक को, याद नहीं हो रहा तो इतना ध्यान रखना, शर्म आ रही है, शर्म। भैया मूत्र बेड पे सूसू कर दोगे तो शर्म तो आएगी ही। तो शर्म च उच्यते, पांडुरोग उपशनाम उत्तमम शर्म च उच्यते। शर्म जहाँ आ रही है वहां मूत्र है। फिर आगे श्लेष्माणम शम्यते पीतम मारुतम च अनुलोम्यते। ये श्लेष्म को भी शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है, गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। ये लिखा, कफ को शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है, गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। ये जो लाइन है, ये श्लोक है दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के तौर पे पूछ जाते हैं अक्सर। विमर्श में देखिए, विमर्श में लिखा है कि मूत्र पित्तवर्धक माना है आचार्य वाग्भट ने। मूत्र माना है पित्तवर्धक आचार्य वाग्भट ने। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा घिच पिच कर रखी है, पर फिर भी आप देख सकते हैं इसमें।
नहीं, इतना ज़्यादा हो जाएगा। मूत्र पित्त विरेचक है चरक के अनुसार। मूत्र पित्त विरेचक है आचार्य चरक के अनुसार। पित्तवर्धक है वाग्भट के अनुसार। पित्तवर्धक है वाग्भट के अनुसार। और आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि मनुष्य मूत्र विषग्न है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि मनुष्य मूत्र विषग्न है। ऑब्वियसली इतना जहर हम अपने मन में घोल के रखते हैं, और जहर को तो जहर ही काटता है। एनीवे, तो मूत्र का रस क्या होता है? कटु और लवण। और क्षार का रस भी कटु और लवण होता है। ठीक। भाव प्रकाश ने मूत्र को रसायन के समान माना है। भाव प्रकाश ने मूत्र को रसायन के समान माना है। आगे बढ़ते हैं। मूत्र के अलग अलग मूत्रों के अलग अलग गुण देखते हैं। मूत्र के पृथक पृथक गुण हैं। अविमूत्र कैसा होता है? तिक्त, सतिक्तम। पित्त अविरोधी, पित्त का अविरोधी होता है, यानी कि पित्त को नहीं बढ़ाएगा। अजा का मूत्र होता है कषाय मधुर, कषाय मधुर। और पथ्य होता है, पथ्य। गाय का मूत्र होता है समधुरम किंचित दोषग्नम कृमिकुष्ठनुत, कृमिकुष्ठनुत। और क्या करता है? कंडु च शम्यते पीतम सम्यक दोष उदरे हितम। सभी उदर रोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है गौमूत्र। कंडू में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सभी उदर रोग के लिए उत्तम माना गया है गौमूत्र। अर्श शोफग्नम, अर्श शोफ और उदर रोग में माहिष मूत्र लेते हैं, और ये सक्षार होता है, सक्षारम। माहिष मूत्र सक्षारम अर्श और शोफ में देते हैं इनको। हस्ती मूत्र यानी कि हाथी का मूत्र, लवण होता है इसका रस। और ये भी कृमिकुष्ठनुत, कृमिकुष्ठनुत जैसे गाय का मूत्र है, हस्ती मूत्र भी कृमिकुष्ठनुत होता है। यहाँ पर लिखा है कृमिकुष्ठनाशक गो और हस्ती, कृमिकुष्ठनाशक गो और हस्ती मूत्र। आगे बढ़ते हैं। हस्ती मूत्र, हाथी का मूत्र बद्धविन मूत्र के लिए बेस्ट माना जाता है। श्लेष्म रोगों को भी शांत करता है। कफजन्य विकार है या विषजन्य विकार है, मूत्राघात से पीड़ित है ना, और विबंध से पीड़ित है, अर्श से पीड़ित है, इन सब के लिए लाभकारी होता है। और श्लोक में भी यही लिखा हुआ है। हाथी की बात करेंगे हम ऊंट की। ऊंट का मूत्र तिक्त होता है और श्वास कास अर्श को दूर करता है। श्वास कास अर्श को दूर करता है, ये भी लिखा। रस में तिक्त होता है, श्वास कास और अर्श को दूर करता है। श्लोक में भी ये लिखा है। वाजी, वाजी यानी कि घोड़ा। वाजी नाम कटु तिक्तम, तिक्त कटु होता है वाजी का मूत्र। और कुष्ठ व्रण विषापहम, कुष्ठ व्रण विषापहम। वाजी मूत्र क्या होता है? वातिका। वाजी मूत्र तिक्त और कटु होता है, वातिका। इस तरीके से याद कर लेंगे। वाटिका शैम्पू आता है ना, वाटिका का वातिका कर दिया। वा यानी कि वाजी घोड़ा, ती यानी कि तिक्त, क से कटु। और क्या होता है? कुष्ठ विष, कुष्ठ व्रण विष आपहम। कुष्ठ को, व्रण को और विष को दूर करने वाला होता है वाजी मूत्र। खरमूत्र, खर यानी कि गधा, खरमूत्र होता है एयूजी। एयूजी हमारे कोडोन होता है ना हमारे जीन में। एयूजी, ए से है अपस्मार, यू से है उन्माद, जी से है ग्रह। अपस्मार रोग, उन्माद रोग और ग्रह रोग, इनको शांत करने वाला होता है खरमूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट। खरमूत्र होता है अपस्मार, उन्माद और ग्रह रोगों को शांत करने वाला। तो ये हमने 8 मूत्र के टाइप हमने पढ़ लिए, इनके गुण पढ़ लिए। आप क्या करेंगे? इनको एक पेपर पर